भक्ति मार्ग का तो दुश्मन है एकदम, समझ लो तो आचार्य प्रशांत। लेकिन आचार्य प्रशांत को भी पूछा जाए कि आपकी अपनी बात क्या है, चुप हो जाएंगे कि यार मैं अपनी बात क्या करूं, मेरे पास तो भागवत गीता की वो किताब है, वेदांत की वो किताब है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आईआईटी बाबा सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, तो उन्हीं के ऊपर ये वीडियो है। एक्चुअली इस वीडियो में मैं 3 लोगों की बात करूंगा, साथ ही मैं अपनी भी थोड़ा सा बात कर लूंगा। तो मैं इस वीडियो में आचार्य प्रशांत के बारे में, आईआईटी बाबा के बारे में, अपने बेटे के बारे में, वो भी एक आईआईटीएन है इसलिए, और मैं अपने बारे में क्यों बात करूंगा। अब चूंकि मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, इसलिए अपनी भी बात थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि हमारा देश धर्म के मामले में बहुत ज्ञानी समझा जाता है। और जहां 3 आईआईटीएन की बात हो रही हो, तो आईआईटी मतलब क्या समझ रहे हैं, हमारे देश का सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जिसको समझा जाता है, वहाँ की बच्चों की बात हो रही है। तो फिर जरूरी है कि शुरुआत हम ज्ञान से ही करें। तो ज्ञान के मामले में अगर देखा जाए तो मैं कंपैरिजन करने के लिए लिखा हूँ 3-4 पॉइंट्स। तो सबसे पहले मैंने ज्ञान ही लिखा है। तो ज्ञान के मामले में इन तीनों में, मतलब मैं अपने को छोड़ रहा हूँ, मैं सबसे लास्ट नंबर पे हूँ। मेरा रैंक समझ लो ऐसे ही 70-80 हज़ार 1 लाख रैंक ऐसा आने वाला स्टूडेंट हूँ मैं। ऐसे तो मैं भी अपने हाई स्कूल में टॉपर रहा हूँ। क्लास 8 to 12 तक मैं अपने क्लास का और स्कूल और कॉलेज का बोलना चाहिए, नॉट ओनली क्लास, बिकॉज मेरे स्कूल में 3 सेक्शन थे 10th में या 9th में। तो वहाँ पे करीब 150 बच्चों में मैं टॉप कर रहा था, ठीक है। और टॉप ऐसा कि मेरे को जैसे कि मान लो कि 74% मार्क्स आए 10th बोर्ड में, तो जो नेक्स्ट टॉपर था उसको 60% भी मार्क्स नहीं आए थे। मतलब इतना लार्ज गैप था। मतलब मैं एकलौता अपने स्कूल से टॉपर था, फर्स्ट डिवीजन जिसको बोलते हैं, टॉपर क्या फर्स्ट डिवीजन। 90 की बात कर रहा हूँ, आज से करीब 30-40 साल पहले की बात। एनीवे, तो दोस्तों मैं अपनी बात छोड़कर ये आईआईटीएन की बात करते हैं। तो ये तीनों आईआईटीएन में, मतलब आचार्य प्रशांत और आईआईटी बाबा और मेरा बेटा, ये तीनों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट देखा जाए रैंक के हिसाब से, जो उनको ग्रेड मिला है, जो ब्रांच मिला है, जो कॉलेज मिला है, उसको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जो हैं वो आईआईटी बाबा हैं। क्योंकि ये मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग से आईआईटी किए हैं, जिसके लिए आपको कुछ मैं समझता हूँ बिलो 300 या 400 रैंक तक, ऑल इंडिया रैंक AIR जिसको बोलते हैं, 300 to 400 रैंक में आपको आना पड़ेगा। वहाँ भी थोड़ा सा कैटेगरी मैटर करता है, आप जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी हो, SC ST हो, क्या हो, भी मैटर करता है। जैसा कि इनके बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आचार्य प्रशांत जो शायद ब्राह्मण जाति से हैं, तो जनरल कैटेगरी के हैं, तो उनको तो अपना ऑल इंडिया रैंक ही काउंट होगा। और उनको जो ब्रांच मिला है आईआईटी दिल्ली में, उनको ब्रांच मिला है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, जो कि एक बहुत ही साधारण ग्रेड ब्रांच है। साधारण, अति साधारण जिसको बोल सकते हैं। टेक्सटाइल मतलब कबीरदास की याद आ गई मुझे। कबीरदास का वो भजन सुनाते हैं लास्ट में, इसलिए भी कबीरदास की मुझे बात याद आ गई। तो कबीरदास जो जुलाहा का काम करते थे आज से कुछ 500 साल पहले, तो वही काम अगर आचार्य प्रशांत को देखा जाए तो उसी का कुछ ट्रेनिंग लिए होंगे। मैं मजाक नहीं उड़ाना चाह रहा हूँ दोस्त, जो मिला है वो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे बेटे का रैंक कुछ 10,000 था, जनरल रैंक मतलब ऑल इंडिया रैंक, और कैटेगरी रैंक ओबीसी रैंक जो होता है वो कुछ 2000 समथिंग था। ये आप चेक कर सकते हो कि एक केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच जो मिलता है आईआईटी रुड़की में, तो किस रैंक पे मिल जाता है, ओपन सीक्रेट है। मैं अगर झूठ भी बोलूंगा तो आप पकड़ लोगे कि यार ये झूठ बोल रहा है, इसको मालूम नहीं है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग ऑफकोर्स आईआईटी मुंबई से हमको लग रहा है 500 रैंक से किसी को पहले नहीं मिलने वाला है। और मेरा एक दोस्त का लड़का भी रिसेंटली कंप्यूटर साइंस मिला है उसको, तो टॉप 200 रैंक पे आया था। आई थिंक वो जो ओबीसी कैटेगरी था, इसलिए उसको, ओबीसी कैटेगरी का मतलब डिवाइडेड बाई 5 हो जाता है। एनीवे, मैं ये कहाँ ये सब चीज डिस्कस करने लगा, लेकिन ये सब चीज इसलिए भी डिस्कस करना है दोस्तों, क्योंकि देखो
आज भी जो ग्राउंड रियलिटी है, जैसा कि चेंज इंडिया चैनल पे मैं करता क्या हूँ, जो ग्राउंड रियलिटी है उसकी मैं बात करता हूँ। अब आईआईटी बाबा को देख के ऐसा थोड़ी होगा कि अब लड़के आईआईटी की तैयारी करना छोड़ देंगे। नहीं छोड़ेंगे भाई, कम से कम 1 लाख तो लड़के जरूर एग्जाम देंगे ही। आज सपोज 10 लाख दे रहे हैं तो 10 साल के बाद हो सकता है 1 लाख हो जाए, धीरे धीरे कम होते चले जाएं। लेकिन इतना पॉपुलेशन पैदा हो रहा है इंडिया में, 1-1 करोड़ हर एक साल बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो जॉब के लिए क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना यार। तो एग्जाम देंगे, 1 लाख से कम बच्चे एग्जाम नहीं देंगे, और उसमें 17,000 लोगों को आईआईटी मिलेगा। उससे ज्यादा रैंक लाए तो आपको, या अगर SC ST भी है तो 25,000 तक मिल जाता है। एनीवे, तो इन तीनों में बेसिकली देखा जाए, मेरा तो सबसे बाद वाला है। मैं चूंकि आज से कुछ 30-35 साल तैयारी पहले किया था, और मेरे भी इच्छा थी कि मैं भी आईआईटी क्लियर करूं यार, जो स्कूल और कॉलेज टॉपर है। भले ही सरकारी स्कूल में तो क्या हुआ, तो इच्छा तो थी और मैंने कोशिश भी किया था, लेकिन रैंक कुछ आए नहीं, इसलिए मुझे वो जगह मिली नहीं। और मेरी हालत बाद में इतनी बुरी हो गई कि घर से भी पैसे देने बंद कर दिए। मतलब 1 साल पैसे दिए, उसके बाद बोले कि यार यार फ्लॉप है यार, इसके पीछे पैसे खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद मैं डिप्रेशन में भी गया, सच पूछो तो 2-4 महीने के लिए। और एक दिन पिताजी से आर्गुमेंट हुआ, तो मैं उनसे पैसे मांगा और आर्गुमेंट हुआ, और फिर बोल दिए मुझे नहीं मालूम है क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, क्या करना है हमको, ऐसे नहीं। तो फिर मुझे खुद सोचना पड़ा यार, ऐसे तो करियर खराब हो जाएगा। पिताजी ने भी बोला तेरा करियर खराब हो जाएगा ऐसे जिएगा। तो फिर मैं जमशेदपुर में आकर ट्यूशन व्यूशन पढ़ाना, वो सब चीज़ें स्टोरी में बहुत सारे वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। बार बार अपना स्टोरी क्यों शेयर करना है। तो इस वीडियो में आईआईटी की बातें शेयर करते हैं। तो ऑफकोर्स इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट हैं, खासकर साइंस के मामले में, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जो है वो आईआईटी बाबा। इनका एक्चुअल नाम क्या है यार, आप देख लेना गूगल में, मुझे मालूम नहीं। उसके बाद दोस्तों, धर्म और अध्यात्म की अगर बात करें, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो उस मामले में कंपेयर करना यार थोड़ा सा मुश्किल होगा, खासकर आचार्य प्रशांत और आईआईटी बाबा के बीच में। क्योंकि अभी धीरे धीरे जिस तरीके से आईआईटी बाबा को मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उनके विचारों को एनालाइज कर रहा हूँ, तो मुझे भी लग रहा है कि ये बंदा निश्चित रूप से यार धर्म और अध्यात्म की कम से कम स्टडी तो किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप भी देख लीजिए उनके विचारों को। अभी तो हमारा देश के यूथ पूरा उनको स्टडी करने की कोशिश कर रहा है कि ये, क्योंकि भाई उनके पास जो साइंस का नॉलेज है उस पर तो कोई शक कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसा ऐरा गहरा नथु खैरा कॉलेज से तो बीटेक किए नहीं है। ठीक है, जैसे कि मुझे भी अगर बीटेक करना पड़ता और मेरे पिताजी के पास उतने पैसे होते तो मैं ऐरा गहरा नथु खैरा कोई कॉलेज से बीटेक कर लेता। जैसे कि मैं अपने बेटे को बोल रहा था यार टेंशन मत लेना, जितना होता है, नहीं तो फिर गीतम यूनिवर्सिटी है ना यहाँ विशाखापट्टनम में, गीतम यूनिवर्सिटी, रघु इंजीनियर, बहुत सारे कॉलेज है यहाँ विशाखापट्टनम में, हमको लग रहा है 10-12 कॉलेज है, कहीं से कर लेना बीटेक। ठीक है, और उसके बाद जो तेरे को मन है वो करते रहो। मैं वही अपने बेटा को एक्चुअली क्या बोला हूँ कि बेटा जो कुछ भी, मतलब कुछ ना कुछ करना है। क्यों करना है? अरे यार हम लोग लोअर मिडिल क्लास वाला आदमी है यार, हम लोग, मैं तो गरीब, अपने को गरीब बार बार बोल लेता हूँ, लेकिन मेरी ज्वाइंट फैमिली गरीब नहीं थी, तो हम लोग लोअर मिडिल क्लास वाला लड़का है, बच्चा है, तू भी उसी क्लास का है। ठीक है, तो तू चाहेगा कि ऐसे ही तेरे को कोई खाने के लिए दे तो कौन देगा? मैं ही दूंगा। तो मैं कितने दूंगा बताओ? ऐसे में बात करता था उसे, समझ लो कि 5th क्लास से उसे इस तरीके से बात करते आया हूँ। और मेरा ज्यादा समय अपने बेटे के साथ ही, मतलब मेरे ऐसे कोई ज्यादा दोस्त नहीं है, मेरा बेटा ही मेरे लिए एक तरह से समझ लो, एक तरह से क्लोज फ्रेंड है। आज भी मैं उससे बहुत क्लोजली बात करता हूँ, उसके हर एक तकलीफ को मैं बोलता हूँ मेरे से शेयर करना। जो तकलीफ तू दूर नहीं कर पा रहा है, ऐसे तो मैं चाहूंगा कि तू खुद इतना स्ट्रांग बन। अभी कल ही की बात है, रियल एक्सपीरियंस भाई शेयर करना पड़ेगा ना, कल की ही बात है। वो जिम जाता है और जिम के बाद पूरा पसीना पसीना हो के ठंडे के दिन में, और उसको ठंडा गर्म हो जाता है और बुखार लग गया। तो मैं बोला यार ये तुम्हारा जो ये लाइफ स्टाइल है ना, थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा इसमें चेंज लाओ यार। ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा काम करो। अगर पसीने से पूरा भीग गए हो तो फिर ये ठंडी में मत घूमो, क्योंकि वो पसीने से होने के बाद उसके बाद बाहर में घूम रहा है तो ठंडा गर्म हो रहा, उसके वजह से फीवर आ गया, वो क्रोसिन खाना पड़ गया। तो वो मैं उसको समझाया, तो जानते हो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मुझे क्या अभी 5 साल का बच्चा समझ रहे हो, मेरे को अपना कुछ बुद्धि नहीं है,
मैं बोला यार मैं तेरे को 5 साल का बच्चा क्या समझूंगा, अब तेरा तबीयत खराब हो जा रहा है और मेरा मतलब मैं किस लिए हूँ यार, मेरा काम नहीं है तुमको समझाना। अदरवाइज जहां तक नॉलेज की बात है, इंटेलिजेंस की बात है, पैसे कमाने की बात है, उसमें सब तुमसे मेरे से तुम ज्यादा है यार, तेरे पास नॉलेज ज्यादा है, तू मेरे ज्यादा पैसे कमा रहा है। ऐसे मैं उसको फ्रैंकली बोला, जो कि सच भी है। ठीक है, तो ऐसे मेरा बेटे के साथ ऐसे फ्रैंकली जो है ट्रूथ बोलते हो ना, ट्रूथ क्या है, यही सच्चाई है। तो ऐसे अपने बच्चे से ट्रूथ बात करो, सच्चाई बात करो, जो ग्राउंड रियलिटी है वो बात करो, जैसे कि मैं अपने बेटे से बात करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैं धर्म और अध्यात्म की बात कर रहा था। तो धर्म और अध्यात्म के मामले में मैं समझता हूँ, देखो आचार्य प्रशांत के पास भी अच्छा नॉलेज है, अच्छा ज्ञानी व्यक्ति हैं, इसमें उनके ज्ञान पर मुझे कोई शक नहीं है, वो ज्ञानी व्यक्ति हैं। आईआईटी बाबा के ज्ञान के ऊपर भी मैं कौन सा होता हूँ शक करने वाला, भाई इनके पास भी अच्छा खासा ज्ञान है। ठीक है, और मेरे बेटे के पास बोलोगे तो उसके पास कोई ऐसा कुछ ज्ञान है नहीं, क्योंकि वो कुछ धर्म और अध्यात्म कुछ ज्यादा पढ़ा ही नहीं, तो ज्ञान कहाँ से होगा। मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ना, आपको श्री कृष्ण को पढ़ना पड़ेगा, गौतम बुद्ध, महावीर, विवेकानंदा, शंकराचार्य और भी जितने धर्म दर्शन अध्यात्म की जो किताबें हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेन के हो, उन सबको थोड़ा सा पढ़ोगे तब ना ज्ञान मिलेगा। मेरा बेटा वो सब चीज कुछ पढ़ा ही नहीं है, मतलब वो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ा, उसके बाद कोडिंग सीखा, उसके बाद जॉब स्टार्ट कर दिया और आज भी वो कोडिंग के ऊपर कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तो उसके पास धर्म और अध्यात्म का या दर्शन का ऐसा कुछ ज्ञान है नहीं। थोड़ा बहुत किसी का वीडियो देख लिया होगा तो देख लिया होगा, अदरवाइज मेरे से ही कुछ सुन लिया होगा तो सुन लिया होगा। ऐसे वो अपने को भी काफी ज्ञानी समझता है, वो बोलता है कि मैं भी कभी बाबा के जैसा ज्ञान दूंगा। मैं बोलता है यार ज्ञान दो यार, इंडिया में लोगों को ज्ञान की बहुत जरूरत है, खासकर आत्मा परमात्मा के बारे में, माया मोह के बारे में, मुक्ति के बारे में, इन सब के बारे में लोगों को बहुत ज्ञान की जरूरत है। और खासकर आईआईटी जब कोई ज्ञान देता है तो लोग इंप्रेस होते हैं, उसकी सुनते हैं। जैसे कि अभी आईआईटी बाबा की बहुत ज्यादा लोग सुन रहे हैं। अभी तो ऐसा हमारे देश की हालत हो गई है कि आचार्य प्रशांत भी सोच में पड़ गए यार, क्योंकि वो जनरली हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। जनरली कोई चीज, जैसे कि कुंभ मेला पर उन्होंने कम से कम 6 वीडियो बना दिए होंगे। कुछ भी होता है देश और दुनिया में, उनके पास उस तरह के क्वेश्चन पूछने वाले कैंडिडेट पहुंच जाते हैं या कैंडिडेट खुद सेट कर देते हैं। ओशो भी ऐसे ही कुछ सेट करते होंगे यार, हिटलर भी ऐसे ही कुछ सेट करते थे ताली बजाने के लिए। तो इन्हें मैं जहां तक अपने बेटे को भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये दोनों बाबा को भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आचार्य प्रशांत को भी एक बाबा के रूप में देख रहा हूँ। तो दोनों के पास अच्छा खासा नॉलेज है धर्म और अध्यात्म का। अनुभव कितना है मालूम नहीं, क्योंकि अनुभव एक अलग चीज है ना भाई। क्योंकि जो अनुभव मैं समझता हूँ कि ओशो में मुझे दिखा, आचार्य रजनीश की बात कर रहा हूँ, वो अनुभव, वो गहराई, वो मुझे जे कृष्णमूर्ति में भी नहीं दिखा। सच पूछो तो भले ही अब कुछ लोग बोलेंगे यार तुम जे कृष्णमूर्ति को ठीक से सुने नहीं हो, समझे नहीं हो, जाने नहीं हो, जैसे कि आचार्य प्रशांत के फॉलोअर ऐसे ही मुझे कमेंट करते हैं ना, तुम आचार्य प्रशांत को समझे नहीं हो, जाने नहीं हो, उनके बात को तुम ध्यान से सुनो तब तुम उनको समझोगे, ऐसे वैसे करके कमेंट करते हैं। लेकिन दोस्त तुम कितना भी बोल दो, आचार्य प्रशांत में मतलब वो गहराई कहाँ, मतलब जे कृष्णमूर्ति की बातों में मुझे उतनी गहराई नहीं दिखी जितना ओशो में गहराई दिखी। वो अनुभव, वो डेप्थ, वो रियलिटी, वो क्लैरिटी, हर एक चीज में बेबाकी से बात कर देना, अपनी ही बात में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देना, जो आज बोला हो उसको कल गलत साबित कर देना। कल बोल रहे दारू मत पियो, आज बोल रहे यार दारू ही पी रहे हो। कल बोल रहे यार सेक्स के पीछे भाग रहे हो, आज बोल रहे यार सेक्स में ही लगे हुए हो। आज बोल रहे सेक्स तो यार परम शून्यता है, परम समाधि है। तो अजीब बंदा था ये, ठीक है। और ऐसे बंदे मुझे पसंद आते हैं जो मतलब कोई भी एक विचार से बंध के नहीं जी रहा है, बल्कि जो कुछ भी है उसके गहराई में पूरा उतर जा रहा है, पूरा शून्य तक चला जा रहा है। जैसे बोलते हैं ना, अनंत से अनंत भी गहरा है और शून्य भी गहरा है। तो दोनों के गहराई में घुस जाने का जो काम करते हैं ना, वो मुझे ओशो में वो चीज दिखा। और इसलिए मैं जितनी तारीफ ओशो का कर पाऊंगा, मुझे एक बार किसी ग्रुप में मुझसे पूछा गया कि उसमें से कुछ 10 नाम दिए गए, मतलब कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध, विवेकानंदा, जी कृष्णमूर्ति, ओशो, ऐसे करके कुछ 10 नाम दिए गए थे और बोला गया था कि आपको अगर
1 घंटे या 1 दिन बिताना पड़े इनमें से किसी एक के साथ, तो आप किसके साथ बिताना चाहोगे? तो मैं गौतम ये आचार्य रजनीश मतलब ओशो को चुना था। गौतम बुद्ध को भी मैं नहीं चुना यार, कृष्ण को भी नहीं चुना, मैं ओशो को चुना। तो इतना मेरा अफेक्शन एक तरह से समझ लो ओशो के प्रति। एनीवे, उसके बाद दोस्तों अगर हम ये इन चारों की या और बाकी सब लोगों की भी बात करें, मतलब जो कुछ भी कृष्ण से लेकर अभी तक जो आध्यात्मिक गुरु या धार्मिक गुरु जो पैदा हुए हैं उन सब की बात करें, तो उनमें आप देखेंगे कि जैसे कि कृष्ण की जो बातें हैं उनकी अपनी बातें हैं, उनकी 90% बातें अपनी बातें हैं। ऐसे तो उनको भगवान ही समझा जाता है यार, मैं 90% बोल रहा हूँ, बहुत सारे हिंदू लोग मुझे गाली देंगे कि तुम उनको 90% क्यों बोला, 100% बोलो। तो ऐसा यार शायद होता है यार, हो सकता है 10% उन्होंने पहले के ज्ञान लिए होंगे ना, श्री कृष्ण से पहले जो लोग ज्ञानी पैदा हुए होंगे उनसे कुछ तो कुछ ज्ञान लिए होंगे ना, इसलिए मैं 90% उनका अपना ज्ञान बोल दिया, 10% उन्होंने इधर उधर से लिया होगा, समझा होगा, जाना होगा। उसी तरीके से गौतम बुद्ध ने भी कुछ ज्ञान दूसरों से लिया होगा और कुछ ज्ञान खुद भी दिए होंगे। ठीक है, जैसे कि गौतम बुद्धा का तो 4 8 सत्य बहुत फेमस ही है कि दुनिया में दुख है, दुख का एक कारण है, कारण का एक निवारण है, निवारण करने का एक मार्ग है। ये गौतम बुद्धा का फेमस ये 4 8 सत्य हैं। कृष्ण की तो भागवत गीता ही है, उसमें तो कई सारे श्लोक हैं, कितने श्लोक हैं मुझे मालूम नहीं है, तो वो तो मतलब ज्ञान का भंडार ही है भागवत गीता। उसको मैं भी कभी कभी कुछ पढ़ लेता हूँ, कुछ मूड हुआ, कुछ टाइम मिला तो कुछ ना कुछ पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो कृष्ण की जो बातें हैं उनकी अपनी मौलिक बातें हैं, 100% नहीं तो 90%। ठीक है, दूसरे धर्म वाले तो बोल ही देंगे हाँ यार 90% ही बोलो। गौतम बुद्धा की बातें भी 90% मान लो उनकी अपनी बातें हैं। ठीक है, उसके बाद महावीर की भी अपनी बातें हैं। अब क्या बोलोगे, आज से 2500 3000 या 5000 साल पहले कौन चेक करने जाए उनकी अपनी बातें कितनी है, कितना दूसरों से उन्होंने कॉपी किया है। विवेकानंदा का भी ले लो तो उनकी अपनी बातें बहुत थोड़ी ही होगी, ज्यादा वो वेद वेदांत की ही बातें किए हैं, चाहे कृष्ण की बातें की हैं, मतलब पहले के जो लोग हैं उनकी ही बातों को कैरी फॉरवर्ड किए हैं। इनकी अपनी क्या बात हुई वो समझ में कुछ ज्यादा, मुझे तो इतना कुछ ज्यादा लगा नहीं, भले विवेकानंद के जो फॉलोअर है वो मुझे गाली देना शुरू करेंगे। उसी तरीके से आचार्य प्रशांत की बात करें तो वेद वेदांत उपनिषद भागवत गीता ये सब की बातें अगर छोड़ दिया जाए तो आचार्य प्रशांत को बोला जाए आप अपने रियल एक्सपीरियंस के आधार पर बताओ भैया क्या अनुभव किए हो, क्या जाने हो, ध्यान के बारे में, समाधि के बारे में। भक्ति की बात तो करते ही नहीं है, भक्ति को तो गाली देते हैं जितने भी भक्ति मार्ग पे लोग हैं, लाइक प्रभु लीला है, इस्कॉन वाले को बहुत बदनाम करते हैं, नाम नहीं लेते हैं लेकिन शिकायत करते हैं। तो भक्ति मार्ग का तो दुश्मन है एकदम, समझ लो तो आचार्य प्रशांत। लेकिन आचार्य प्रशांत को भी पूछा जाए कि आपकी अपनी बात क्या है, चुप हो जाएंगे कि यार मैं अपनी बात क्या करूं, मेरे पास तो भागवत गीता की वो किताब है, वेदांत की वो किताब है। तो मैं ये इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूं दोस्तों कि इन सबकी अगर बात करें और अपनी बात में छोड़ दिया यार, चूंकि मैं छोटा मोटा आदमी इसलिए अपने, मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है यार, मैन एज ए मॉलिक्यूल, जिसकी मैं बात करूंगा ना भाई, मैन एज ए मॉलिक्यूल जिसकी मैं बात करता हूं कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो भी एक मॉलिक्यूल है और वो एक बेंजीन मॉलिक्यूल के जैसा है। क्योंकि बेंजीन मॉलिक्यूल से कंपेयर करने में इजी होता है, और मैं जबकि आईआईटीएन नहीं हूं लेकिन एक आईआईटीएन के जैसा मैंने जरूर एक कॉन्सेप्ट दिया हूं। वैसे दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को अगर मेरा बेटा देता जो कि एक केमिकल इंजीनियर है वो भी आईआईटी रुड़की से, तो एक आईआईटीएन अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट देता मैन एज ए मॉलिक्यूल, मतलब एक मैन को एक मॉलिक्यूल के रूप में देख रहा है और एक मॉलिक्यूल में जो कुछ भी होता है उसको खुद से कंपेयर कर रहा है, एक ह्यूमन बॉडी से कंपेयर कर रहा है और उसके बेसिस पे वो बता रहा है कि देखो माइंड क्या होता है, थिंकिंग क्या होता है, इमेजिनेशन क्या होता है, हमारा सोल क्या होता है, हमारा सोल का फंक्शन क्या होता है। जैसे कि मैं अपनी सोल को जो तुलना है वो बेंजीन मॉलिक्यूल के बेंजीन रिंग से करता हूँ। तो इस तरीके से मेरा बेटा अगर कंपेयर करता तो उस कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाता। लेकिन चूंकि मैं एक आईआईटीएन नहीं हूँ इसलिए उस कॉन्सेप्ट को लोग ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, हो सकता है भविष्य में दें। मैं तो चाहता हूं कि उस कॉन्सेप्ट को लोग समझें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आचार्य प्रशांत और आईआईटी बाबा में कंपेयर करने की बात है तो जो ध्यान धारणा समाधि इन सब की जो बात अध्यात्म में किया गया है या पतंजलि साहब या हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले जो किए हैं, उस एंगल से अगर इस दोनों को कंपेयर किया जाए तो उस मामले में जो आईआईटी बाबा हैं वो आचार्य प्रशांत पर भारी पड़ेंगे। क्योंकि आईआईटी बाबा ध्यान धारणा समाधि ये सब कुछ किए हुए हैं, भले ही वो 2 साल किए होंगे
लेकिन किए तो हैं, क्योंकि वो अभी भी देखेंगे कि भभूत अभूत लगा के रहते हैं और वो शंकर और शिवत्व अहम शिवोम और शिवोहम क्या क्या बोलते रहते हैं, हम ब्रह्माष्टमी, ऐसे ऐसे कल की अवतार भी बोलते हैं। तो मतलब जबकि इस तरीके का बात आचार प्रशांत कभी नहीं करते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि आईटी बाबा जो हैं वो ध्यान धारणा समाधि ये सब के मामले में, भक्ति के मामले में आचार्य प्रशांत से काफी बेहतर हैं। आचार्य प्रशांत के पास तो जीरो नॉलेज है उस चीज का, चूंकि वो चीज किए ही नहीं है, उस चीज के बारे में कभी बात भी नहीं करते हैं, वो किए भी नहीं है क्योंकि उनको टाइम कहाँ मिला। आईआईटी के बाद यूपीएससी की तैयारी किए होंगे, चाहे कैट की तैयारी करके आईएम अहमदाबाद में ज्वाइन किए होंगे, पढ़ाई लिखाई किए होंगे, उसके बाद कुछ जॉब किए होंगे, उसके बाद ये सब करने लगे, तो उनके पास किताब भी लिखने लगे, तो उनके पास है ही कहाँ टाइम मिला कि वो ध्यान धारणा या समाधि ये सब करे। तो दोस्तों इस तरह से मैं इन तीनों आईआईटीएन की तुलना कर दिया। अब रियलिटी की बात करते हैं, रियल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि हमारे देश में जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि चेंज इंडिया चैनल का मकसद ही वही है, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अन्याय, हिंसा, चाहे वो क्लाइमेट चेंज, मतलब छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा जो भी प्रॉब्लम्स है, मैं भूख से लेकर भगवान तक बोलता हूँ, कहने का मतलब छोटा से छोटा हो चाहे बड़ा से बड़ा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स लेवल का प्रॉब्लम हो चाहे ब्लैक होल लेवल का प्रॉब्लम हो, ठीक है, साइंस की भाषा में बोला जाए तो, चाहे एटम्स का चाहे ब्लैक होल का, तो छोटा से छोटा प्रॉब्लम हो चाहे बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम हो, सबको मैं विचार विमर्श करने की बात करता हूँ, उसके ऊपर सोच विचार करने की बात करता हूँ, उसके ऊपर कुछ एक्शन करने की बात करता हूँ, सिर्फ थिंकिंग नहीं, सिर्फ लेक्चर नहीं। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उस कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।